ओके, सो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जीपीसीआर के बारे में पढ़ा था और उनके पूरे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, उनसे होने वाले जो उनके थ्रू होने वाले जो सिग्नलिंग्स हैं, उन पाथवेज को भी देखा। एज वेल एज हमने ये भी देखा कि कैसे कॉलर टॉक्सिन्स और पर्टुसिस टॉक्सिन्स का जो रिलेशन है जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू होता है, जहाँ से आपके सीएसआईआर के एग्जाम्स में पार्ट सी पार्ट बी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की क्लास में भी कई सारे, जैसा कि मैंने पहले बताया, बीच बीच में मैंने क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, लगाए लगाए हुए हैं, जो कि आपका पूरा सेल्फ सिग्नलिंग के टॉपिक से रहेगा। तो ये भी दिख जाएगा कि हाँ, आप लोग कितना उसको रिवीजन कर रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है, और कितना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है। सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग दूसरा आपका पाथवे पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग का, दैट इज़ द रिसेप्टर एंड टायरोसिन काइनेज, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ आर टी के। और ये आपका भी एक सेल सरफेस रिसेप्टर वाले टाइप में एक मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो इस पाथवे के थ्रू क्या होता है, रेगुलेट होता है। जैसे कि आपने जीपीसीआर के बारे में पढ़ा था, वो भी एक आपका सेल सरफेस रिसेप्टर का एग्जांपल था, और उसके थ्रू आपने देखा था कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये टायरोसिन काइनेज का मतलब फॉस्फोराइलेशन होगा। तो कोई एक ऐसी प्रोटीन होगी जिस प्रोटीन का वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर आगे वाली प्रोटीन को फॉस्फोराइलेशन करेगा। ऐसे कैसेट करते 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 फाइनली वो मॉलिक्यूल्स बनेगा जिसकी क्या होगी, ज़रूरत होगी। सेल सिग्नलिंग का बेसिक जो अप्रोच है आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से काम नहीं होता। एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, मतलब कहीं से भी कोई एक सूचना आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगा एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल, और वो सिग्नल बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने क्या करता है, काम करता है। कोई एक सिग्नल किसी एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, उसका एक्टिवेशन किसी अनदर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, देन वो फर्दर किसी एक को करेगा, फिर अल्टीमेटली जा करके किसी प्रोटीन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं, जिससे कि कोई प्रोसेस क्या होती है, परफॉर्म होती है। सो इन द सेम वे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी एक आपका सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू ऑपरेट होने वाला क्या है, एक मैकेनिज्म है, जहाँ पे कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसके अंडर में आते हैं। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जीपीसीआर के मैकेनिज्म में और इसके मैकेनिज्म में। आप जीपीसीआर पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट आप आसानी से कर पाएंगे। सो receptor tyrosine kinase, that means RTK, is what? That is a large family of a plasma membrane receptor with intrinsic protein kinase activity. ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला रिसेप्टर्स है, और जिसके पास प्रोटीन की काइनेज एक्टिविटी होती है। दैट मीन्स कि ये प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर सकता है, और फॉस्फोराइलेशन अगर करेगा तो उस प्रोटीन को पर्टिकुलरली एक्टिवेट कर सकता है। मीन्स सिंपल ये हुआ कि जब इस रिसेप्टर से कोई भी आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाइंड करेगा इस रिसेप्टर से, तो बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और इसके एक्टिवेट होने से फर्दर कोई दूसरा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली कई सारे मॉलिक्यूल उसमें एक्टिवेट होते चले जाएंगे। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मीन्स आर टी के इज वॉट, दैट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी। मतलब उसके पास अपनी खुद की क्या होती है, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी होती है। और प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी का मतलब होता है दैट इज द एबिलिटी टू फॉस्फोराइलेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन की जो होगी वो प्रोसेस होगी, और फॉस्फोराइलेशन जो होगा वो बेसिकली कहाँ पे होगा, टायरोसिन वाले अमाइनो एसिड पे होगा। RTK have ligand binding domain on the extracellular face of the plasma membrane। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। RTK में जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं या लिगेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे बाइंडिंग करने वाला डोमेन कहाँ पे होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बेसिकली एक सेल सरफेस से पाया जाने वाला क्या है, रिसेप्टर है। और डेफिनेटली सेल सरफेस से रिसेप्टर अगर है तो इसके जो डोमेन्स होंगे सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड करने वाले कहाँ पाए जाएंगे, दैट इज द एक्स्ट्रा सोलर फेस। तो अगर आपका ये मेम्ब्रेन है, मतलब ये आपका पूरा सेल है, और ये इसका इंट्रा सोलर कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, दैट इज द एक्स्ट्रा सोलर कहलाएगा। तो यहाँ कहीं पे भी इसका रिसेप्टर पाया जाता है डोमेन का। एंड एंजाइम एक्टिविटी साइट ऑन द साइटोप्लाज्मिक फेस, और इसके पास जो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, दैट मीन्स ये वाली काइनेज एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्मिक फेस पे होगा, मतलब यहाँ कहीं पे पाया जाएगा। तो ये जो इसका डोमेन होगा इस तरीके से रिसेप्टर का, इसका ये जो बाहर वाला पार्ट होगा इसके पास बाइंडिंग एक्टिविटी होगी, और ये वाला जो आपका जो पार्ट होगा दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा, मीन्स काइनेज एक्टिविटी होगी। तो ये दोनों ही लाइन, ये दोनों ही पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है
ये आपके पार्ट बी वाले सवाल में सेक्शन में क्वेश्चन बनता है कि आरटीके मीन्स रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का एंजाइमेटिक जो डोमेन है वो उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, या आपका जो बाइंडिंग डोमेन है वो वाला उसका उसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो आप याद रखिए और ये फिगर याद रखिएगा कि इसका जो बाइंडिंग डोमेन है वो कहाँ पे है, एक्स्ट्रा सोलर पे है, और जबकि उसका एंजाइमेटिक जो डोमेन है वो कहाँ पे है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक फेज पे। तो साइटोप्लाज्मिक का मतलब जहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसके फेज में पाया जाएगा, कनेक्टिंग बाई अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और यहाँ पे बेसिकली ये दोनों जो डोमेन होते हैं, मतलब ये लिगेंड का बाइंडिंग वाला डोमेन और ये एंजाइमिक डोमेन, ये दोनों जो होते हैं वो सिंगल प्रोटीन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। द साइटोप्लाज्मिक डोमेन इज अ प्रोटीन काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेसिड्यूज इन ए स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन। ये जो आपका साइटोप्लाज्मिक वाला डोमेन है जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इस ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता क्या है, जो भी कोई टारगेट प्रोटीन है, मान लीजिए कि अगर आपका ये एक टारगेट प्रोटीन है और इस टारगेट प्रोटीन का क्या करना है, फॉस्फोराइलेशन करना है। तो इस टारगेट प्रोटीन में जहाँ कहीं पे भी टायरोसिन रेसिड्यूज दिखाई देगा, उस रेसिड्यूज का ये जो आपका काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज ए, ये एक्टिविटी क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइड करेगा, मीन्स पी ग्रुप को क्या करेगा, ऐड कर देगा, जिसकी वजह से ये प्रोटीन पूरी क्या होगी, आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी क्या है, इस सिग्नल मॉलिक्यूल्स का आना। जब तक आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे तब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा, इनएक्टिव फेज में रहेगा। वंस सिग्नल मॉलिक्यूल्स विल इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल, देन इट एक्टिवेट द टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। और जैसे ही टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होगी तो उसके टारगेट जो प्रोटीन्स होंगे, उन टारगेट प्रोटीन में आपका टायरोसिन जो रेसिड्यूज होगा अमाइनो एसिड का, उसको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा, और जिसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। और अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तो आगे की जो प्रोसेस होगी वो चलती रहेगी। रिसेप्टर्स फॉर द इंसुलिन एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स आर प्रोटोटाइप ऑफ दिस ग्रुप। ये भी लाइन आपको एक क्वेश्चन से देकर के जाएगा, पूछा जाता है आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करने वाले कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, या किस किस एग्जांपल्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो इफेक्ट है, मीन्स इंसुलिन का जो रोल है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे, कैसे काम करता है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, पूरा का पूरा जो पाथवे चलेगा वो आरटीके के थ्रू चलेगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू चलेगा। और ग्रोथ जो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में आपके सेल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जिसे आप बोलते हैं, इसमें आपका आता है एरिथ्रोपोएटिन भी आते हैं, वो आपका वो भी एग्जांपल किसका होगा, दैट इज द आरटीके का, रिसेप्टर टायरोसिन प्रोटीन काइनेज का। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स मीन्स आपको जो आगे फर्दर स्टडी कराई जाएगी वो इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म को लेकर के, ये किस तरीके से इंसुलिन का पूरा पाथवे आपकी सेल्स में चलता है, कैसे वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को में रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। सो ये आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि ये क्या है, कौन कौन से डोमेन पाए जाते हैं, किसका कहाँ कहाँ पे लोकेशन होता है, किसके पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। सो ओवरऑल आपको यहाँ से सिर्फ 4 पॉइंट समझना है। नंबर 1 कि ये एक सेल सरफेस टाइप का रिसेप्टर है, और एक ऐसा रिसेप्टर है जिसके पास बाइंडिंग डोमेन के साथ, मतलब बाइंडिंग एक्टिविटी के साथ साथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी है। जबकि आपने जीपीसीआर में देखा था कि वहाँ पे कोई ऐसा एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एफिनिटी थी, मीन्स बाइंड वो कर पाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके खुद के ही डोमेन में एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी है, जो कि इससे उसको डिफर बनाने का काम करता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ये एक रिसेप्टर सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन है, जिसके पास लिगेंड मॉलिक्यूल से बाइंड करने के अलावा के साथ साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो उसके साइटोप्लाज्मिक वाले डोमेन में पाया जाता है, जबकि जो लिगेंड से बाइंडिंग डोमेन है वो कहाँ पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाले डोमेन में पाया जाता है। तीसरा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये बताया गया कि जब आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे पाया जाने वाला एंजाइमेटिक एक्टिविटी, प्रोटीन काइनेज जो पार्ट है वो एक्टिवेट होगा, तो वो करेगा क्या, वो करता है कि जो भी टारगेट प्रोटीन होगी उस टारगेट प्रोटीन में टायरोसिन जो रेसिड्यूज होते हैं उनको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करने का काम करता है। चौथा पॉइंट ये है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू या इस सेल सिग्नलिंग के पाथवे के थ्रू दो एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिए गए, इंसुलिन एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों ही एग्जांपल आरटीके के पाथवे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये INSR जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इंसुलिन रिसेप्टर, और इंसुलिन रिसेप्टर जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि आरटीके का है। तो अभी हम लोग आगे इंसुलिन रिसेप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिगर आपको लगाया गया है कि कैसा आपको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज दिखाई देता है, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये इसका
मेम्ब्रेन है, ये आपका साइटोप्लाज्मिक फेस है, ये आपका एक्स्ट्रा किसमें? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में हाँ, ग्रोथ फैक्टर के लिए काम करता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है आईएनएसआर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंसुलिन रिसेप्टर। आईएनएस स्टैंड फॉर द इंसुलिन, आर फॉर रिसेप्टर। तो ये आपका एक एग्जांपल किसका है? दैट इज द आरटीके का। इंसुलिन रिसेप्टर के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखा गया है, स्टिमुलेशन ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ अ प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। जो भी आपका इंसुलिन मॉलिक्यूल है और उस इंसुलिन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, उनसे उनके थ्रू यहाँ पर एक कैस्केड चलता है, मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जहाँ पे पूरा का पूरा फॉस्फोराइलेशन की क्या होती है, प्रोसेस होती है, और उस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका पूरा पाथवे चलता है, और इसके बाद उस इंसुलिन के इम्पैक्ट से ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। सो इंसुलिन रेगुलेट बोथ मेटाबॉलिक एंजाइम एंड जीन एक्सप्रेशन। इंसुलिन का जो इम्पैक्ट है वो दोनों है, आपका मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है, साथ साथ में जीन एक्सप्रेशन का वो रेगुलेट करने का काम करता है। इंसुलिन डज नॉट इंटर सेल, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन खुद कभी भी सेल के अंदर में इंटरेक्ट नहीं होता, मीन्स इंटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपना इफेक्ट दिखाता है सेल के अंदर में, बट इनिशिएट अ सिग्नल दैट ट्रेवल अ ब्रांच pathway from the plasma membrane receptor to insulin sensitive enzyme in the cytosol and to the nucleus। इंसुलिन खुद इटसेल्फ अपने आप को सेल के अंदर में इंटर नहीं कराता, लेकिन सेल के सरफेस से पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू बाइंड होकर के यहाँ पे एक सिग्नल ट्रांसमिशंस कराता है, और जिसका कि इम्पैक्ट उनको मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे उनके थ्रू इंसुलिन सेंसिटिव जो एंजाइम होते हैं उनमें भी काम आता है, साथ साथ पे न्यूक्लियस पे भी जाकर के जीन एक्सप्रेशन का भी काम करने का रोल प्ले करता है। तो इंसुलिन बेसिकली दो तरीके से काम करता है। पहला जो साइटोसॉल में पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं जिनका कि रेगुलेशन आपका इंसुलिन की वजह से होता है, उनको रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ में न्यूक्लियस में भी इसका इफेक्ट दिखाई देता है, जा करके वहाँ पे जीन के एक्सप्रेशंस को करने का काम करेगा। द एक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर प्रोटीन दैट इज द INSR, यहाँ का मतलब है इंसुलिन, इसका मतलब है रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये बाहर की तरफ होगा, एंड टू ट्रांस मेम्ब्रेन बीटा सब यूनिट, दो क्या होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन बीटा सब यूनिट होंगे विद देयर कार्बोक्सिल टर्मिनल प्रोट्रूडिंग इनटू द साइटोसॉल, अ डाइमर ऑफ अल्फा एंड बीटा मोनोमर। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आईएनएस जो होता है वो दो डोमेन से मिलकर के बना होता है। इसका फिगर आप यहाँ पे नीचे मतलब पीछे देख पा रहे हैं, ये अल्फा डोमेन है और आपका ये क्या है, बीटा डोमेन है। जिसमें से अल्फा आपको बताया गया कि ये सेल के सरफेस पे होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे होता है। बीटा वाला जो डोमेन होता है उसका फेस आपको कहाँ दिखाई देगा, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक फेस पे दिखाई देता है। और ये डाइमर बनाते हैं अल्फा और बीटा के मोनोमर का। तो एक आपका जो अल्फा है उसकी दो यूनिट, बीटा जो है वो भी उसकी दो यूनिट मिलकर के बनती है। तो इस तरीके से आपके दो यूनिट से मिलकर के बना है अल्फा एंड बीटा। अगेन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सब यूनिट कंटेन द इंसुलिन, the alpha subunit contain insulin binding domain, and the intracellular domain of the beta subunit contain the protein kinase activity। यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे अल्फा है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया अल्फा और बीटा, इन दोनों में से अल्फा जो आपकी यूनिट होगी उसके पास इंसुलिन से बाइंडिंग डोमेन रखता है। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि आईएनएसआर में इंसुलिन रिसेप्टर्स में किसके पास इंसुलिन से बाइंडिंग करने वाली डोमेन्स होती है और किसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो याद रखिए यहाँ पे कि ये आपका अल्फा यूनिट की बात कर रहा है, और ये आपकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी है, किसकी बात कर रहा है, दैट इज़ द बीटा यूनिट की बात कर रहा है। तो बीटा सब यूनिट जो होगी उसके पास क्या है, काइनेज एक्टिविटी है। अल्फा सब यूनिट जो है उसके पास इंसुलिन बाइंडिंग एक्टिविटी है। दैट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू इन स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन।
तो बीटा सब यूनिट और अल्फा सब यूनिट से जो मिलकर के आपका ये बना हुआ है, जिसमें से अल्फा आपको ऐसे मान लीजिए अगर मेम्ब्रेन है तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। इधर की तरफ जो होगा आपका क्या होगा, दैट इज द बीटा होगा। इसके पास आपका क्या है, दैट इज द इंसुलिन से बाइंड करने का क्या है, बाइंडिंग साइट है, मीन्स डोमेन है। और इसके पास क्या है, दैट इज द प्रोटीन काइनेज ए की क्या है एक्टिविटी, मीन्स पी के ए की एक्टिविटी है। ये चीज़ आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को लेकर के क्या स्टेटमेंट आपका सही है और क्या गलत है, या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में इंसुलिन से बाइंडिंग जो एबिलिटी है या बाइंडिंग एफिनिटी है वो कौन से डोमेन के पास है, या एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो कौन से डोमेन के पास है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स को लेकर के जो डेटा आपको यहाँ पे शेयर किया जा रहा है उनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इनसे आपके सवाल बनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, signaling through the INSR means insulin receptors begins when the binding of one insulin molecule between the two subunit of the dimer means alpha dimer activate the tyrosine kinase activity and each beta subunit phosphorylate the three tyrosine residues। तो यहाँ पर आपका अल्फा डाइमर है और इसके बाद यहाँ पे आपका बीटा डाइमर है। इंसुलिन मॉलिक्यूल बिटवीन द टू alpha subunit of the dimer activate the tyrosine kinase activity and each subunit means each beta subunit phosphorylate the three critical tyrosine residues near the carbonyl terminal of the other subunit। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो INSR के थ्रू सिग्नलिंग का पाथवे जो होता है वो कब होगा, जब आपका एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल क्या करता है, बाइंड करता है किससे, दो आपके जो अल्फा सब यूनिट है वहाँ से जब बाइंड करेगा तो उसके बाद जो उसकी बीटा वाली सब यूनिट होती है दोनों, उनमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। मीन्स टायरोसिन जो रेसिड्यूज होते हैं वो एक्टिवेट कर देता है काइनेज एक्टिविटी को, और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, जिससे कि प्रोटीन क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। दिस ऑटो फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे आपको दिया गया, दिस ऑटो फॉस्फोराइलेशन ओपन्स अप द active site so that enzyme can phosphorylate tyrosine residue of the other target protein। जब इस तरीके से खुद के बीटा डोमेन में उनका ऑटो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होता है, ओपन हो जाता है, मीन्स कन्फर्मेशन चेंजेज आते हैं। और जब एक्टिव हो जाएगा तो बेसिकली नेक्स्ट वाली जो आपकी प्रोटीन होगी उस टारगेट प्रोटीन का टायरोसिन रेसिड्यूज में क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, जिससे कि वो प्रोटीन भी क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ INSR प्रोटीन काइनेज इज सिमिलर टू द PKA एंड PKC। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ाया गया। प्रोटीन काइनेज ए भी आप पढ़ करके आए हैं, प्रोटीन काइनेज सी भी आपको पढ़ाया गया। ये दोनों अलग अलग टाइप हैं, दोनों का काम बेसिकली फॉस्फोराइलेशन करने का ही होता है। आपको GPCR वाले में प्रोटीन काइनेज ए के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया कि ये क्या करेगा। प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेशन करता है, जिसकी वजह से सेल्स में कई सारे प्रोसेस क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इंसुलिन के रिसेप्टर का भी जो मैकेनिज्म है काम करने का वो सिमिलरली वैसा ही होता है जैसे कि प्रोटीन काइनेज ए और प्रोटीन काइनेज सी का होता है। तो ये इनका इन्फॉर्मेशन था कुछ इनके बारे में। यहाँ पर आप इनका रिसेप्टर्स देख सकते हैं, ये टॉप व्यू आपको दिखाया जा रहा है, ये इंसुलिन के मॉलिक्यूल हैं, ये इनके डोमेन्स है बाइंड करने वाले। साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है और ये आपका क्या है, दैट इज द साइटोसोलिक फेस है। तो यहाँ पर आपको दिखाया रहा है कि बाइंडिंग करने के बाद ये आपस में क्या हो रहे हैं, डाइमराइज हो जा रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ये फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इस वाले मॉलिक्यूल को भी क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा यहाँ पे आपका दूसरा वाला जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इंसुलिन मॉलिक्यूल यहाँ पे एज अ सिग्नलिंग का काम करता है और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है उसके लिए रिसेप्टर का काम करता है। तो जब कभी भी इंसुलिन मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बाइंडिंग डोमेन के साथ में इंटरेक्शन होता है तो उसकी दूसरी जो डोमेन है दैट इज द प्रोटीन काइनेज वाली, वहाँ पे क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाने के बाद उस एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स होता है वो ओपन हो जाता है और इसके बाद वो टारगेट प्रोटीन के टायरोसिन रेसिड्यूज को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, जिससे कि वो टारगेट प्रोटीन भी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है और फर्दर आपका कैस्केड वाली जो रिएक्शंस होती है वो चलना शुरू हो जाती है। सो दिस इज होल आइडिया अबाउट द टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। ये जो आपको फिगर है वो दिखा रहा है एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बाई ऑटो फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही वो बाइंड करेगा यहाँ पे फॉस्फो, ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये वाला, ये फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को बताता है, मीन्स एक्टिव प्रोसेस को बताता है। यहाँ पे पी भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा।
और चूँकि ये खुद से हो रहा है, मतलब खुद के डोमेन में हो रहा है इंसुलिन के बाइंडिंग से, दैट इज़ व्हाई इसको हम ऑटो फॉस्फोराइलेशन के नाम के जानते हैं। मैकेनिज़्म जो है आपका एक्टिवेशंस का आईएनएस प्रोटीन का, वो कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है, कभी-कभी करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट ऑर्डर को दे करके भी आपको सही करने के लिए आता है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का जो मैकेनिज़्म है, किस तरीके से वो एक्टिवेट एक्टिवेट होता है, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ओके, so when INSR means insulin receptor is autophosphorylated, और autophosphorylated कब होगा, जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाइंड करेगा। मतलब कि ये जो टर्म लिखा गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे इंसुलिन की बाइंडिंग हो चुकी है उसके सेल सरफेस वाले डोमेन से, जहाँ पे कि आपका वो बाइंडिंग डोमेन था। तो मान लीजिए ये क्या है, आपका अल्फा है, और ये आपका क्या है, दैट इज द बाइंडिंग डोमेन है। और बाइंडिंग डोमेन से आपका इंसुलिन क्या कर चुका है, बाइंड आपका कर चुका है। तो तब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन जब हो जाएगा, वन ऑफ इट्स टारगेट इज इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, दैट इज आई आर एस 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, उस ऑटो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जो टारगेट प्रोटीन होती है जिसका कि उसको फॉस्फोराइलेशन करना होता है, उसमें से एक एग्जांपल है दैट इज द इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, दैट इज IRS1 के नाम से जाना जाता है। इस वाले सबस्ट्रेट को या इस वाले टारगेट प्रोटीन को ये ऑटो फॉस्फोराइलेटेड जो डोमेन होती है, वो उसको क्या करती है, फॉस्फोराइलेट करती है बाई एडिशन ऑफ या बाई ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ IRS1। IRS1 क्या है, टारगेट प्रोटीन है, किसके लिए, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रोटीन के लिए। वंस फॉस्फोराइलेटेड ऑन सेवरल ऑफ इट्स टायरोसिन रेसिड्यूज, एक बार जब आपका IRS के सेवरल जो कई सारे टायरोसिन रेसिड्यूज है, अगर वहाँ पे फॉस्फोरेसेंस हो जाता है, सो IRS बिकम द पॉइंट ऑफ अ न्यूक्लिएशंस फॉर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोटीन। तो तब आपका फाइनली जो IRS प्रोटीन होती है, वो एकदम पूरा एक्टिव हो जाती है, और वहीं से फर्दर आपका आगे की तरफ रिएक्शंस का चलना क्या होता है, शुरू हो जाता है, that carry the message from the insulin receptor to the end target in the cytosol and the nucleus through a long series of intermediate proteins। न्यूक्लिएशंस का जो यहाँ पे जो मतलब था, वो बेसिकली यही था, दैट इज द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, मतलब कि ऐसे कैसेट के फॉर्म में चलता जाएगा, और उन सब प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम यही करेगा। तो इंसुलिन रिसेप्टर में मीन्स INSR में सबसे इनिशियल पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस IRS प्रोटीन का एक्टिव होना। मतलब कि जब आपका इंसुलिन का डोमेन बाइंड किया इंसुलिन से, और उसके बाद उसके बीटा डोमेन का ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ, सो उस ऑटो फॉस्फोराइलेटेड वाले मॉलिक्यूल्स से टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक एग्जांपल आपको दिया गया टारगेट प्रोटीन का, दैट इज IRS। और जब वहाँ पे उसका कई मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तब वो पूरा क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। और वही एक्टिवेट होने वाली प्रोटीन पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के प्रोसेस को कंट्रोल या कनेक्ट करने वाला क्या करता है, मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। अब फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन phosphorylated tyrosine residues of IRS bind to the SH2 domain of the protein GRB। SH2 डोमेन ये क्या है, ये बेसिकली आपका एक SRC प्रोटीन होती है, इसका क्या है, होमोलॉजी SRC होमोलॉजी 2 दिखाता है, दैट इज़ वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द SS2 बोलते हैं। और SRC बेसिकली क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में जाना जाता है। तो उससे इसका स्ट्रक्चर सिमिलर शो करता है, सिमिलरिटीज़ होती है उनके स्ट्रक्चर्स में, दैट इज़ वाई इसको हम SRC होमोलॉगी स्ट्रक्चर 2 या होमोलॉगी यूनिट 2 के नाम से जानते हैं। तो जब आपका टायरोसिन रेसिड्यूज जो कि IRS प्रोटीन का पार्ट है, वो जब आपका फॉस्फोरेटेड हो चुका है, तो वो बाइंड किससे करता है, SS2 डोमेन से, किसके, GRB प्रोटीन के। GRB2 एक प्रोटीन है, उसके SH2 डोमेन से क्या करता है, ये IRS बाइंड करता है। तो अगर फिगर से आप यहाँ पे समझे तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए ये आपका GRB2 प्रोटीन है, इसका एक सब यूनिट क्या है, दैट इज द S2 है, इसके सब यूनिट से बाइंड कौन कर रहा है, दैट इज द IRS1। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। जब आपका ये क्या होगा, एक्टिव होगा, तो ये जाकर के इसके डोमेन से बाइंड करेगा, ये जो डोमेन किसका, दैट इज द GRB2 प्रोटीन का।
तो यहाँ पे SS2 का मतलब आपने क्या देखा, SRC सिर्फ होमोलॉगी का मतलब कि इसके सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाता है, शो करता है, दैट इज वाई इसको हम SS2 डोमेन के नाम से जानते हैं। GRB इज एन अडाप्टर प्रोटीन विच विथ नो इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अडाप्टर प्रोटीन का मतलब होता है जो कि एक तरीके से लिंक करने का काम करती है। जैसे आप फ़ोन में अडाप्टर लगाते हैं ना, जैसे लैपटॉप का चार्जर होता है, तो लैपटॉप का जो पिन होती है उसको और जो पावर सप्लाई करने वाली पिन होती है उसको, उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या होता है, अडाप्टर होता है। होपफुली कि सबके पास लैपटॉप होगा और सब लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ वाली जो पिन होती है ऐसे होती है जो कि आपके लैपटॉप में लगती है, राइट। और यहाँ से जो पिन निकली हुई होती है जो कि पावर प्लग में लगता है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है उसे आप क्या बोलते हैं, अडाप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि जीआरबी एक क्या है, अडाप्टर प्रोटीन है जो कि जोड़ने का काम करता है, लेकिन इसके पास कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। ओके। इट्स फंक्शन इज टू ब्रिंग टुगेदर टू द टू प्रोटीन्स। इनका जैसे जिस तरीके से अडाप्टर का काम क्या होता है, दोनों जो पार्ट होते हैं, इधर का अडाप्टर का काम क्या है, मतलब इधर की तरफ जो करंट जाती है वो कैसी आती है, डीसी जाती है। इधर की तरफ जो करंट आता है मतलब फ्लो हो रहा है वो कैसा आता है, एसी आता है। तो एसी से डीसी को कन्वर्ट मतलब जोड़ने वाला जो काम करेगा उसको क्या कहलाता है, दैट इज द अडाप्टर कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो प्रोटीन होती है वो दो प्रोटीन्स को साथ में लाने का या साथ में जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। कौन, जीआरबी टू प्रोटीन। जीआरबी टू प्रोटीन कैसा काम कर रहा है, जस्ट लाइक अ अडाप्टर। तो ये भी सवाल बनता है कि नेचर ऑफ जीआरबी टू इज़ व्हाट, मतलब ये किस तरीके से काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है या इनहिबिटर का काम करता है या प्रोटीन को इंटरेक्ट करने का काम करता है, किस तरीके से है, इनका रोल आपसे पूछा जाता है। तो अडाप्टर का मतलब ही वही हुआ कि दो प्रोटीन्स को आपस में इंटरेक्ट कराने में या कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये अडाप्टर टर्म ना दें, लेकिन उनका मीन आप समझ जाइएगा कि दो प्रोटीन्स को जोड़ने का जो काम करेगा उसको बेसिकली हम जीआरबी टू के नाम से जानते हैं। जीआरबी की एक बुक भी आती है बायोलॉजी की, है ना। हाँ, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो चुका है, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ IRS1। मतलब इस IRS1 का जब फॉस्फोराइलेशन हो चुका होगा तो वहाँ पे पी ग्रुप जुड़ जाता है। रास, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इज द प्रोटोटाइप ऑफ अ फैमिली ऑफ ए स्मॉल जी प्रोटीन दैट मीडिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ अ सिग्नल ट्रांजैक्शन। आप जीपीसीआर प्रोटीन में भी रास प्रोटीन का फंक्शन पढ़ करके आए हैं। वैसे ही बेसिकली यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि रास जो प्रोटीन है वो एक जी प्रोटीन की फैमिली से बिलोंग करने वाला प्रोटीन है, और ये कई सारे वैरायटी सिग्नल ट्रांजैक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। रास कैन एग्जिस्ट इन आइदर जीटीपी बाउंड लाइक एज एक्टिव, जैसा कि आपने वहां पे देखा था, कौन सा, जब ये जी प्रोटीन का अल्फा जो सब यूनिट था, जब आपका ये एटीपी से सॉरी जीटीपी से बाउंड किया था तब इसको क्या बोला था आपने, हाँ जी। अच्छा, और जीडीपी से, हाँ, जब जीटीपी रहेगा तो एक्टिव रहेगा, और ये दोनों फॉर्म आपस में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वैसे ही जैसे यहाँ पे आपका जीएस प्रोटीन था, मीन्स अल्फा सब यूनिट थी, वैसे ही यहाँ पे क्या है, रास प्रोटीन है। रास प्रोटीन भी आपका जीटीपी डिपेंडेंट है, मतलब कि जीटीपी की वजह से ही क्या होगा, उसका एक्टिवेशन और एक्टिवेशन होगा। जब कभी वो जीटीपी से बाउंड किया रहेगा, मतलब क्या, ये सपोज कीजिए आपका रास प्रोटीन है, रास प्रोटीन से आपका क्या बाउंड किया हुआ है, दैट इज द जीटीपी, तो ये क्या रहेगा, आपका एक्टिव रहेगा। और अगर इसका ये वाला फेज अगर आपको देखना हो, मीन्स यहाँ पे आपका ये रास प्रोटीन है और ये बाइंड किससे किया हुआ है, दैट इज द जीडीपी से, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज द इनएक्टिव कहलाएगा। तो ये आपका इनएक्टिव फेज है और ये आपका क्या है, एक्टिव फेज है। सिमिलरली जैसा कि जीपीसीआर में अल्फा वाली यूनिट थी, जीएस अल्फा के नाम से जिसको आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी इसका क्या है, एक्टिव और इनएक्टिव दोनों फॉर्म होते हैं, जो कि डिपेंड करेगा उसके बाउंड और अनबाउंड स्टेट पे। अगर जीटीपी से बाउंड किया रहेगा तो एक्टिव फॉर्म, जीटीपी से बाउंड किया रहेगा तो इनएक्टिव फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। व्हेन जीटीपी बाइंड्स, रास कैन एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज, RAF यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो आपको बताया गया कि जब आपका जब जीटीपी से बाइंड किया हुआ रहेगा आपका रास प्रोटीन जो कि एक्टिव फॉर्म कहलाता है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, RAF एक एग्जांपल है।
तो प्रोटीन काइनेज को की एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए रास प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और रास प्रोटीन खुद जीटीपी से जब बाउंड किया रहेगा तब जाकर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये पूरा पिक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है कि कैसे इंसुलिन का मॉलिक्यूल आपके सेल्स में काम कर रहा है और कौन कौन से प्रोसेस वहाँ पे हो रही हैं। शायद हो सकता है कि पिक्चर थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है तो आपको पूरा प्रॉपर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसा मुझे लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ करके इसको समझा दूंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये फिगर आपको दिखा रहा है कि ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फेज है। हाँ। अच्छा। हाँ, देखा देखा जाए तो सोचना गलत नहीं है आप लोगों का। सब ऐसे समझिए कि फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है ना, वो बायोलॉजिकल सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज़ वाई हमेशा फॉस्फेट पे काम किया जाता है और बताया जाता है कि फॉस्फेट की बड़ी क्राइसिस है। इतना सारा रिसर्च फॉस्फेट पे चल रहा है दुनिया में इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपके सेल्स में फॉस्फेट के बगैर कोई काम हो नहीं सकता है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो ये एनर्जी का पुल है। आप एटीपी जो पढ़ रहे हैं उसमें एटीपी में भी क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। और अगर एनर्जी नहीं है तो फिर कोई भी लिविंग सिस्टम काम कर ही नहीं सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी चीज़ें तो मतलब बाद में आएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट माना जाता है किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। एनीवे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका इंसुलिन का मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे सिग्नल का काम कर रहा है। ये उनके रिसेप्टर्स हैं जो कि अल्फा और बीटा सब यूनिट यहाँ पे दे रखा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाली जो डोमिन है वो आपको अल्फा रिप्रेजेंट कर रही है, और अल्फा वाले के पास क्या है, इंसुलिन से बाइंड करने की डोमिन मीन्स बाइंडिंग एफिनिटी है। बीटा सब यूनिट है, और जैसे ही आपका ये इंसुलिन इससे क्या करता है, बाइंड करता है, ये बीटा सब यूनिट का अपना आपस में ही उनके जो रेसिड्यूज होते हैं उनके क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और जैसे कि वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये आपको जो पी वाला स्टेट दिखाई दे रहा है, ये इनका मल्टीपल 3 टाइम्स इस डोमेन में, 3 टाइम्स इस डोमेन में, तो टोटल यहाँ पे 6 पी मीन्स 6 एटीपी कंज्यूम हुई है, या जीटीपी कह सकते हैं, कंज्यूम हुई है, जिससे कि ऑटो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई है। वंस अगर आपका ये एक बार एक्टिव हो गया तो यहाँ पे आईआरएस जो प्रोटीन है वो उसका आपको दिखाया जा रहा है कि ये भी आपका आईआरएस प्रोटीन जो कि इनएक्टिव थी। आईआरएस क्या है, एक टारगेट प्रोटीन है इस ऑटो फॉस्फोराइलेटेड वाले डोमेन्स के लिए। तो ये जो कि आपका इनएक्टिव फेज में पड़ा हुआ था, अब इस इनएक्टिव फेज से क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि बेसिकली यहाँ पे ये 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गए, ये एक्टिव हो गया, और जैसे ही एक्टिव होगा आपका जीआरबी जो 2 प्रोटीन होगी उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। जीआरबी 2 प्रोटीन के साथ में लगा हुआ सॉस प्रोटीन है, और ये सॉस प्रोटीन का कंसर्न किससे, दैट इज द रास प्रोटीन से। तो रास प्रोटीन जब आपका जीटीपी से क्या करता है, बाइंड करता है, तो आपका एक्टिव हो जाता है। तो आपका रास प्रोटीन जो होगा रैफ वन को, जैसा कि आपको नीचे भी दिखाया गया कि रैफ वन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे मैक काइनेज आता है, जिसको आप बोलते हैं माइटोजोन एक्टिवेटिंग काइनेज के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसा काइनेज एक्टिविटी है जो कि रेगुलेशन में काम करता है बहुत सारे प्रोसेसेस में। ये काइनेज एक्टिविटी भी क्या होती है, राफ वन प्रोटीन की वजह से एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही मैक मीन्स माइटोजोन एक्टिवेटिंग काइनेज एक्टिविटी जब एक्टिवेट हो जाती है, तो यहाँ पे जो अर्क प्रोटीन है, अर्क प्रोटीन अब क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। और अर्क प्रोटीन अगर आपका एक्टिव होता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर में माइग्रेट करता है, और यहाँ पे कई सारे जो चीज़ें हैं मीन्स जो कि इलांगेशन फैक्टर हैं, जो कि प्रमोटर फैक्टर हैं, उनको क्या करता है, एक्टिवेट मीन्स फॉस्फोरेट करने का काम करता है। ये जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनको क्या किया जाता है, एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद आपका जो जीन है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब आपका यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए से क्या होगी, प्रोटीन बनेगी, और अल्टीमेटली जो प्रोटीन होगा उसका क्या काम होगा, वो परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका इंसुलिन का सिग्नल ट्रांसडक्शंस होने का जो प्रोसेस है कि कैसे वो चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स सा यहाँ पे मैकेनिज्म है। ये सारे पॉइंट आपको वही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। इस फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इंसुलिन रिसेप्टर बाइंड इंसुलिन एंड अंडरगोज ऑटो फॉस्फोराइलेशन ऑन इट्स कार्बोक्सिल टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यूज। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ऑटो फॉस्फोराइलेशन इंसुलिन के बाइंडिंग से कौन से डोमेन पे होता है, कौन से अमीनो एसिड पे होता है? ये दोनों ही चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो सी टर्मिनल है और टायरोसिन रेसिड्यूज़ है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आपको दिया जा रहा है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स फॉस्फोराइलेट IRS1 ऑन इट्स टायरोसिन रेसिड्यूज। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इसका टारगेट प्रोटीन है, इसको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। SS2 domain of a GRB2 protein bind to the phosphorylated tyrosine of IRS1 and SOS bind to the GRB2, then to RAS and causing GDP release and GDP binding to the RAS, जिसकी वजह से इन दोनों के बाइंडिंग की वजह से जो आपका ये रास प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फेज में पड़ा हुआ था, जीडीपी से बाइंड करके अब वो जीडीपी क्या होगी, डिसोसिएट हो जाएगी। जीडीपी क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और जीडीपी जैसे ही बाइंड करेगा वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। सो एक्टिवेटेड रास प्रोटीन। हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो क्या मतलब सवाल क्या है? नहीं, ये तो देखिए वो चीज़ आपको पर्टिकुलरली याद रखनी पड़ेगी। वैसे नॉर्मली जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया, कार्बोनेट टर्मिनल। नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन का ये वाला जो पोर्शन होता है, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, मान लीजिए कोई अगर मल्टीपास प्रोटीन है, तो इसका ये एन टर्मिनल स्टार्ट होता है, और ये आते-आते आपका जो पूरा ये दिखाएगा, आपको सी टर्मिनल दिखाएगा। ये नॉर्मल ओरिएंटेशन है ऐसा पाया जाने का। मैक्सिमम जो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, चाहे वो रिसेप्टर प्रोटीन हो या फिर और भी कोई प्रोटीन हो, उन प्रोटीन्स का अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो एन टर्मिनल हमेशा सेल के सरफेस पे, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है, और सी टर्मिनल आपका इधर की तरफ पाया जाता है। यहाँ पे भी आपको वही है, यहाँ पे सी टर्मिनल पे ही क्या हो रहा है, फॉस मतलब ये वाली जो डोमेन है वो कौन सी है, सी टर्मिनल है, और ये वाली कौन सी, दैट इज द एन टर्मिनल है। आ सकता है, मैंने कब कहा, कि मैंने यही कहा ना कि ये देखिए मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कौन से टाइप के प्रोटीन उधर होंगे या फिर इधर होंगे। इसके लिए यही है कि मैक्सिमम जो प्रोटीन्स होती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन वाली, वो आपका एन टू सी चलती हैं। कुछ कुछ आपके ऐसे भी हैं जो कि सी टू एन भी होते हैं, तो उनका ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, अगर रिसेप्टर वाले होंगे तो ऐसे होंगे, फोल्डिंग वाले होंगे तो ऐसे होंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है। गलत चीज़ें बताने से मैसेज गलत जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक्टिवेटेड रास जो प्रोटीन होगी वो एक्टिवेट करेगी राफ वन को, और राफ वन फॉस्फोराइलेट करेगी मैक को ऑन टू सेरिन रेसिड्यूज। ये इंपॉर्टेंट है। मैक में SER मीन्स सेरिन का क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। जबकि अभी तक यहाँ पर आप सब लोगों ने जो देखा वो किसका हो रहा था, टायरोसिन का हो रहा था। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सभी जगह पे टायरोसिन का रेसिड्यूज का फॉस्फोरेशन हो रहा था, बट यहाँ पे मैप में सेरिन रेसिड्यूज का हो रहा है। एक्टिवेटिंग इट्स मैक फॉस्फोरेटेड अर्क ऑन थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। अब अर्क वाले का कहाँ पे होगा, थ्रियोनिन, THR एंड टायरोसिन। तो आपके पास तीन डिफरेंट प्रोटीन अमीनो एसिड निकल करके आए, टायरोसिन, थ्रियोनिन, सेरिन। ये तीन ऐसे प्रोटीन हैं जहाँ पे बेसिकली आपका फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। टायरोसिन, थ्रियोनिन, सेरिन। सेरिन, थ्रियोनिन तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, टायरोसिन के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो ये तीनों ऐसे प्रोटीन्स हैं जहाँ पे आपका फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस की जाती है। इसके बाद आपका अर्क जो होगा मूव करेगा न्यूक्लियस में, फॉस्फोरिलेट करेगा न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, सच एज EI K1 को, और एक्टिवेट करेगा, और इसको एक्टिवेशन के बाद आपका वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे mRNA बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे mRNA बनेगा वैसे वैसे क्या होंगी, प्रोटीन्स बनेंगे, और वो प्रोटीन बनेंगे जो कि उस टाइम पे नीड करेगा, चाहे वो डिवीजन के लिए नीडेड हो या फिर मेटाबॉलिज्म करने के लिए नीडेड हो। तो ये पूरा पिक्चर आपके पूरे सिग्नल ट्रांजेक्शन को समराइज करने का काम करता है, जो कि इंसुलिन के द्वारा क्या है, परफॉर्म हो रहा है। और इंसुलिन का एग्जांपल हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, आरटीके में। और इससे पहले एड्रेनलिन हार्मोन्स का एग्जांपल कहाँ पे पढ़ा था? हाँ जी। हाँ,
इन हार्मोन्स का एग्ज़ाम्पल के साथ में आप उसको रिलेट करते रहे कि आपसे ज़रूरी नहीं है कि जीपीसीआर के बारे में ही पूछे। आपसे हार्मोन्स दे करके भी, क्योंकि आपके टॉपिक में हार्मोन्स लिखा हुआ है, हार्मोन्स एंड इट्स रिसेप्टर। आप अगर यूनिट 3 का यूनिट 4 का अगर आप टॉपिक खोलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला ही टॉपिक लिखा हुआ है हार्मोन्स एंड रिसेप्टर। तो हार्मोन्स वही हैं जो कि आपको जिनके थ्रू आप ये पढ़ रहे हैं। तो जीपीसीआर में आपने किस तक का पढ़ा था? एड्रेनलिन हार्मोन्स का पढ़ा था, जिसमें आपने एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में जाना, और अभी आप पैंक्रियाज के हार्मोन मीन्स इंसुलिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों का एग्जाम्पल और दोनों के जो मैकेनिज्म है उनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि आरटीके का जो एग्जाम्पल है वो इंसुलिन है, जीपीसीआर का जो एग्जाम्पल है वो आपका एड्रेनलिन है, दैट मीन्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। दैट इज वाई उसका नाम भी पड़ा है बीटा एडेनोजेनिक रिसेप्टर्स। Okay, the first three protein kinase, that is RAF1, MAC, and ERK, that form a cascade in which each kinase activates the next by phosphorylation. ये तीनों ही प्रोटीन के पास, यहाँ से भी देखिए सवाल अब बनता है। एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से किसके किसके पास आपका काइनेज एक्टिविटी है या किसके पास काइनेज एक्टिविटी नहीं है। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए कि इन सबके पास अपनी काइनेज एक्टिविटी है। बीटा जो आपकी यूनिट है आई आर सॉरी आई एन एस आर वाले के पास, इसकी जो बीटा सब यूनिट है इसके पास भी अपना क्या हो गया पेन को, इसके पास भी क्या है काइनेज एक्टिविटी, मतलब ये भी फॉस्फोरेट हो सकता है। राइट, और बाकी इन सब के पास भी क्या है काइनेज एक्टिविटी, मतलब ये सब भी फॉस्फोरेट हो सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन से प्रोटीन के पास फॉस्फोराइलेशन की या काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। द प्रोटीन काइनेज मैक एंड प्रोटीन काइनेज अर्क आर एक्टिवेटेड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ बोथ थ्रियोनिन एंड टायरोसिन रेसिड्यूज। इन दोनों का जो आपका एक्टिवेशन है, इन दोनों अमीनो एसिड में से दोनों अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट किया जाता है। When activated, ERK mediates some of the biological effects of insulin by entering the nucleus and phosphorylating the transcription factor। सवाल आपसे बनता है कि अर्क जो एक काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में इंसुलिन के थ्रू जो परफॉर्म हो रहे हैं फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नंबर पहला टर्म है बाई फॉस्फोरिलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मतलब जब न्यूक्लियस में क्या करेगा, इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे उनका क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, ताकि वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना वहाँ पे शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि टीके जो प्रोटीन मतलब रिसेप्टर है उनके थ्रू कैसे आपका फॉस्फोरेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, और जो सिग्नलिंग का पाथवे है वो कैसे चल रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम एक आध दो क्वेश्चंस देखते हैं कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई की उनका कैसे आप अनुमान लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ बाइंडिंग ऑफ अ सिग्नल मॉलिक्यूल टू इट्स सेल सरफेस रिसेप्टर। क्या सबको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है? अच्छा, अगर दिखाई दे रहा है तो फिर आप लोग ज़रा उसको समझ करके बताने की कोशिश करें कि सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, मैं क्वेश्चंस को समझा दे रहा हूँ। पूछ आपसे यही रहा है कि ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस में, जहाँ पे एक सिग्नल मॉलिक्यूल उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, उनमें से कौन सा ऐसा जो कि नहीं होता है? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। ओके, अमित बोल रहा है बी। डी ना? अच्छा, आप सी बोल रहे हैं, सिद्धार्थ सी बोल रहे हैं, अमित डी बोल रहा है। बाकी और लोग बताएं। मुझे अच्छा, अमित के साथ में आकांक्षा हैं, और कौन है? अवनीत ट्रिपल है, वेरी गुड। और कोई है? ये वाला? अच्छा, सिद्धार्थ के साथ में पूजा जाना चाह रहे हैं। अच्छा, रिसेप्टर्स के बनाने, रिसेप्टर रिसेप्टर का काम, जस्ट ए मिनट,
आपने जो पढ़ा सिद्धार्थ की रिसेप्टर का नंबर बढ़ता है, वो रिसेप्टर के नंबर को बढ़ाने का काम वो सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं करता। आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि सिग्नल मॉलिक्यूल का जब उसके सेल के सरफेस से बाइंडिंग होती है तो इनमें से कौन-सा प्रोसेस है जो कि वो नहीं करता या देखने को कॉमनली देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे लिखा गया वर्ड देखिए, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? फॉस्फोराइलेशन होता है, ये भी हाँ जी, ये फॉस्फोराइलेशन होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके ऊपर के सही हैं। इंक्रीज़ द सिंथेसिस ऑफ अ रिसेप्टर, रिसेप्टर के प्रोटीन्स को बनाने का काम वो नहीं करता। कभी भी कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल किसी अपने रिसेप्टर को सिंथेसाइज़ करने का काम नहीं करेगा। ये काम उसका नहीं होता है जब वो कभी सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो कॉमनली एक्टिविटी या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर मॉलिक्यूल का जब सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंडिंग होती है तब। बाकी ऊपर के जो तीनों प्रोसेस लिखे गए हैं ए बी सी, ये तीनों आप पढ़ करके आए हैं और तीनों के बारे में आपको बताया भी आ चुका है। तो ऑप्शन कोई जुड़ना चाह रहा है क्या इतना टाइम में? अच्छा, ओके, हाँ हाँ बताइए। देखिए, पढ़ा है आप लोगों ने कि जब कभी भी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं तो कन्फर्मेशन चेंज होता है और कन्फर्मेशन चेंजेज होने से नीचे वाले जो डोमेन्स होती हैं उन पे फिर एक्टिविटी, जैसे अभी जीपीसीआर में क्या पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा, हाँ, वेरी गुड। तो ये जी अल्फा का डिसोसिएशन कैसे हो रहा था? कन्फर्मेशन के चेंजेज होने की वजह से। तो ये इसकी कॉमन, ये कॉमन प्रॉपर्टी है कन्फर्मेशन का चेंजेज होना। फॉस्फोराइलेशन के लिए अभी आप आरटीके पढ़ के ही आ रहे हैं। डाइमर, हाँ, ये मतलब उसका एग्ज़ाम्पल आप फॉस्फोराइलेशन में ज़्यादा देते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है। तो कहने का मतलब ये है डाइमराइजेशन, फॉस्फोराइलेशन और कन्फर्मेशनल चेंजेस, ये तीनों फिनोमेना ऐसे हैं जो कि आपको सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस में देखने को बहुत ही ऑफनली क्या है मिल जाती है। तो यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो कि देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Protein phosphorylation is part of a most pathway of intracellular signal transductions. All of the following statements about phosphorylations are correct except, बताइए भैया क्या होगा इसका? हाँ? अच्छा, ट्रिपल ए। बाकी लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाए, मौका दिया जाए कि क्यों ऐसा। अच्छा। अच्छा, तो मतलब फिर से ट्रिपल ए की तिगड़ी बनी है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी पे जाना चाह रहे हैं अमित, अवनीत, और कौन जा रहा है? हाँ जी। बाकी लोग भी अपना-अपना इन्वॉल्वमेंट दें भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कुछ ही लोग आंसर करेंगे, बहुत लोग जुड़े हैं आज तो क्लास में। तो क्या मुझे यहाँ नाम लेके बुलाना पड़ेगा? आकांक्षा, अमित, अवनीत, मनीषा, पूजा, प्रियंका, सिद्धार्थ, वंदना। ओके, सब लोगों का आंसर डी है? चलिए तो देख लेते हैं कि डी में ऐसा क्या है जो सब लोग उधर की तरफ भाग रहे हैं।
स्टेटमेंट पहला दिया गया है, फॉस्फोराइलेशंस कैन बी ऑन सेरिन एंड थ्रियोनिन। यस, ये सही स्टेटमेंट है। फॉस्फोराइलेशंस चेंज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। यस, ये भी ठीक है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, कन्फर्मेशन चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन काइनेज कैस्केड रिजल्ट इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। यस, ये भी ठीक है। टायरोसिन काइनेज आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ रिसेप्टर प्रोटीन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही है। चलिए, सो कंटिन्यू करेंगे हम लोग टॉपिक को। बीच में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का भी मेल मिलाप मिलता रहेगा, ताकि आपके थोड़ी चीज़ें रिवाइव होती रहें और नींद भी आपको ना आए। ओके, यहाँ पर आपको उस पूरा जो पाथवे था, उस पाथवे का फिगर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसका जो फिगर है वो आपको बता क्या रहा है, इंसुलिन एक्शन ऑन ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लट फोर मूवमेंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि किस तरीके से, जैसे ग्लट जो प्रोटीन है वो किसके लिए है, ग्लूकोज के लिए है। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना कि इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो आप उसको थोड़ा सा मैकेनिज्म यहाँ पे समझिए कि इंसुलिन अगर आपके सेल्स में बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, घटेगा। कहाँ पे, ब्लड में। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि इंसुलिन ग्लूकेज ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कौन से ग्लूकोज के, ब्लड के। ब्लड में आपका जो ग्लूकोज होता है, यहाँ पे मान लीजिए पूरा ब्लड ये फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जब आप खाना पीना खाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। आफ्टर मील द रेज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज विल बी रेज। तो ऐसा हो जाने की वजह से सिग्नल जाता है, तो आपका पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को बनाना शुरू करता है। अब वो इंसुलिन डायरेक्टली ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं कर रहा है। वो इंसुलिन प्रोटीन बेसिकली सिग्नल पाथवे के थ्रू क्या करती है, काम करती है, जहाँ पे ग्लट जो ये प्रोटीन के रिसेप्टर, मतलब ग्लट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ के मेम्ब्रेन से फिर निकल करके आपके आते हैं मेम्ब्रेन पे, और यहाँ के मेम्ब्रेन पे जितना ज़्यादा संख्या होगा ग्लूकोज का, मतलब ग्लट का, उतना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, इंटर करेगा। तो इंसुलिन जितना बनेगा उतना ये पाथवे चलेगा, उतना ही आपके ये ग्लड प्रोटीन एक्टिव होकर के यहाँ पे जाएंगे। और जितना ज़्यादा ग्लड प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, उतना ज़्यादा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होगा, अंदर जाएगा। जितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, उतना ही ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्लूकोज का जो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंसुलिन क्या करता है, कम करता है। फिगर को हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन पहले जो टेक्स्ट लिखे हुए पहले उनको हम समझा दें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टार्टिंग नंबर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आईआरएस, जो कि एक टारगेट प्रोटीन था फॉस्फोराइलेशन वाले का, फॉस्फोराइलेटेड बाय द इंसुलिन रिसेप्टर्स, जैसा अभी आप देख करके आए हैं। सो एक्टिवेट्स पी आई 3 के मॉलिक्यूल्स। पी आई 3 के मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपको अभी मतलब कल की क्लास में ही बताया था। बाई बाइंडिंग टू द इट्स एस2 डोमेन एंड पी आई 3 के कन्वर्ट इनटू पी आई पी एंड टू पी आई पी 3। ये दो मॉलिक्यूल्स आपके बन जाते हैं, जो कि इस मॉलिक्यूल्स का क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये आपका क्या करेगा, एक्टिव होगा, और इसके एक्टिव होने से ये दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। जिसमें से ये आपका पी आई पी 3 क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। किसका, कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। So PKB bound to the PIP3 is phosphorylated by the PKD1 protein, not shown. The activated PKB phosphorylate the GSK3 on serine residues inactivating it. तो जैसे ही आपका ये बाइंड होगा, यहाँ पे पीकेबी से क्या करेगा, फॉस्फोरेशंस करेगा, और फॉस्फोरेशंस करने के बाद जीएसके जो प्रोटीन होगी उसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देता है। मतलब जो कि आपका एक्टिव था, अब इसको क्या करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में ले आएगा। कौन, पीकेबी प्रोटीन। और इसका क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है सेरिन वाले रेसिड्यूज पे। कौन कर रहा है, आपका ये पी आई पी 3 प्रोटीन। और पी आई पी 3 प्रोटीन कहाँ से बनी है, पी आई 3 के से। इसके एक्टिवेशन होने से ये दो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। तो ये दोनों में से ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, और ये पी के बी मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और जैसे ही आपका एक्टिव होगा, सेल्स में GSK3 जो एक्टिव होते हैं उनको क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, GSK3 इनएक्टिवेटेड बाय द फॉस्फोरिलेशंस कैन नॉट कन्वर्ट ग्लाइकोजन सिंथेस, ग्लाइकोजन मीन्स जीएस को, टू इट्स इनएक्टिव फॉर्म बाय फॉस्फोरिलेशन, सो जीएस रिमेन्स एक्टिव। अब अगर आपका ये जो एक्टिव था, इसका काम ये था कि ये जीएस जो प्रोटीन है उसको एक्टिव वाले से इनएक्टिव करने में क्या करता है, काम करता है, जो कि ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने का काम करता था।
तो ग्लाइकोजन की सिंथेसाइज़ करने वाली जो सिंथेसिस होने वाली प्रोसेस थी, वो रेगुलेट किससे हो रही थी? जीएसके 3 वाले प्रोटीन से, ग्लूकोजन सिंथेस काइनेज 3 से हो रहा था। अब ये आपका क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। जब ये आपका ये इनएक्टिव हो गया, तो ये जीएस जो प्रोटीन है, मतलब ग्लाइकोजन सिंथेस जो प्रोटीन है, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में ही रहेगी। और अगर एक्टिव फॉर्म में रहेगी तो क्या करेगा? यहाँ पे ग्लाइकोजन बनेगा। तो सिंथेसिस ऑफ अ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज एक्सेलरेटेड। तो ग्लाइकोजन का बनना ज़्यादा होता है, और ग्लाइकोजन को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। सो पूछा जाता है कि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है बाई, कैसे कम करता है? अब ये जो प्रोसेस हो रही है, मतलब ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? अच्छा, ला ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस अगर इंक्रीज करेगा कौन? इंसुलिन। तो यहाँ पे ग्लूकोज उसको चाहिए होगा, और जितना ग्लूकोज ये चाहे, मतलब जितना ग्लूकोज रहेगा सबका सब कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आपका ग्लाइकोजन में। तो जल्दी से जल्दी आपका ब्लड से आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आता रहेगा, और ये सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर के ग्लाइकोजन आपके बनाते रहेंगे। तो इंसुलिन ने क्या किया? इंसुलिन ने यही किया कि आपके सेल्स में जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस थी, उसको क्या किया? इन्हांस किया। ऐसा करके ग्लूकोज के लेवल को क्या किया? ड्रॉप डाउन किया। इंसुलिन वो सारा काम करता है जिस किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे से ग्लूकोज का क्या हो रहा है? लेवल कम हो रहा होता है। चाहे वो ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करेगा, चाहे वो ग्लूकोज को किसी डाइमर या किसी पॉलीमर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, वो सारा प्रोसेस आपका होगा। तो वो आसानी से इंसुलिन क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। 4 प्रोसेस आपको बताया था। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस बताया था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बताया था, ग्लाइकोजेनेसिस बताया था, और ग्लूकोनियोजेनेसिस बताया था। तो ज़रा मुझे आप लोगों में से सब लोग ये बताइए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कि इन चारों प्रोसेस में से इंसुलिन किस पे काम करेगा? पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और तीसरा है ग्लाइकोजेनेसिस, चौथा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइक सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस। बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा, अब आप यही मान लीजिए कि ये सवाल आपके पार्ट बी में आ रहा है। ये 4 प्रोसेस आपको दे दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन किस पे काम करेगा? कौन-कौन से प्रोसेस पे काम कर सकता है? यही चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। पार्ट बी का 2 क्वेश्चन का सवाल है, आप बताइए क्या करेंगे आप? ऑप्शंस बना कर के अगर आपको दे दिया जाएगा A1 या A3 या 2-3 या 2-1 या 3-4, इस तरीके से, तो कॉम्बिनेशन आपको बनाना रहेगा। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया कि वो सा हाँ, हाँ, तो ये हुई ना बात। मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझाया कि इंसुलिन उन सारे प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, या उन सारे प्रोसेस के रेट को इंक्रीज करेगा, जिससे कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो? सेल्स में कम हो। चाहे वो उसको केटा मतलब वही ब्लड में कम होने का मतलब सेल्स में जाएगा। तो चाहे वो उसको क्या करे? केटाबोलाइज करे, या उसको क्या करे? सिंथेसाइज करे। तो ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस चलेगी, तब भी आपका जो यहाँ ब्लड का ग्लूकोज होगा कहाँ जाएगा? सेल्स में जाएगा। जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में भी क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे कम हुआ। और इसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस जब होगी, मतलब जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा, उस प्रोसेस के लिए भी ग्लूकोज जाना पड़ेगा, तो भी लेवल कम होगा। क्या ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में इंसुलिन काम करेगा? तो यहाँ तो यहाँ पे कौन काम करेगा? हाँ, वेरी गुड। तो 4 ये जो प्रोसेस हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसमें से 2 प्रोसेस ऐसा है जो कि ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और 2 प्रोसेस ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज के लेवल को इम्प्रूव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन उन दोनों प्रोसेस पे काम करेगा जिस प्रोसेस से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होता है। ग्लूकागॉन उस प्रोसेस पे काम करेगा जिससे कि ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है।
तो आपके अब आपके पास एक पेज पे 6 टर्म ये लिखे होने चाहिए। 4 ये प्रोसेस और दूसरा इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और उन दोनों का रिलेशन आपको दिखाना होगा रेड और ग्रीन पिन से। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिख लिया चारों प्रोसेस का, और यहाँ पे आपने लिख लिया इंसुलिन के बारे में, यहाँ पे लिख लिया आपने ग्लूकागॉन के बारे में। तो जिन 2 प्रोसेस को इंसुलिन इंक्रीज़ कर रहा है उसको आप रेड पेन ग्रीन पेन से लगाइए, जिसको नहीं कर रहा उसको रेड पेन से लगाइए। इस ग्लूकागॉन वाले का भी क्या करिए, जिस 2 प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है उसको ग्रीन पेन से मार्क करिए, और जिसको नहीं कर रहा उसको रेड पेन से मार्क करिए। ताकि सिर्फ़ ये फिगर आप देखिए, तो दोबारा आपको अपनी एनर्जी और अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्लियर हो जाए तुरंत एकदम से। और ये अगर 4 टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया तो ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज़्म में काफ़ी ज़्यादा आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? इतनी जो मेहनत आपको समझाने के लिए की जाती है, उन सारे मेहनत का आप कोई ग्राफ़िकल चीज़ बनाया करिए। टेक्स्ट वाली चीज़ों को पढ़ना और उसको समझने के लिए फिर से दोबारा टाइम और एनर्जी और प्लस रिकॉल करना पड़ता है। जबकि अगर कोई पिक्चोरियल फॉर्म में रहती है, जैसे डायग्राम के फॉर्म में है, किसी इंडिकेटर का रूप यूज़ किया गया है, प्लस माइनस का, रेड ग्रीन का, ये सारी चीज़ें ना तुरंत के तुरंत समझ में आ जाती है। दैट इज़ व्हाई ग्राफ़िकल चीज़ें आजकल जैसे ये फिगर जो है, सपोज़ ये फिगर का अगर मैं पूरा का पूरा ऐसे लिख करके लेखा-जोखा ले आता तो शायद आपके दिमाग को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे फिगर से आपको बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में धँस जाएगी कि अच्छा, पहले ये इंसुलिन बाइंड करेगा, इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर ये करेगा तो पीआई 3 को एक्टिवेट करेगा, इसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके बाद फिर ये क्या करेगा, काम करेगा एमकेबी पे, और ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, फिर यहाँ पे आपका गलत प्रोटीन क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो फिगर, ग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं वो दिमाग पे, ब्रेन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू द टेक्स्ट वाले के। दैट इज़ वाई आर्ट की बहुत डिमांड है। जब भी आपको कोई कोई सीनरी बनानी होती है तो आप अच्छे से इमेज बनाते हैं, और इमेज से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पानी की लहरें जा रही होती हैं, चिड़िया उड़ रहा होता है, घर रहता है, पेड़ रहता है। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे ना तो पढ़ने वाले को बड़ा बोरियत फील होगा कि यार क्या घर बनाया है। लेकिन अगर आपने एक सिर्फ A4 साइज़ के शीट पे ऊपर आपने दिखा दिया चिड़िया उड़ रही है, सूर्य उग रहा है, पहाड़ दिखा दिया, पानी दिखा दिया, घर दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, हैंडपंप दिखा दिया, पेड़ दिखा दिया, सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पिक्चराइज़ हो गई। उससे देखने वाले को बगैर कुछ दिमाग लगाए समझ में आ जाएगा कि अच्छा भैया किसी का घर है और घर के आस-पास की सारी चीज़ें हैं। जबकि वही चीज़ अगर आप लिख कर समझाते हैं तो शायद बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हुँ, फिगर से? हुँ, अच्छा, ओके। हुँ, हुँ। अरे पहुँचू भी, लिखा भी है यहाँ पे, नॉट सोन। मतलब वो इंटरमीडिएट पार्ट है उसका उतना वो नहीं, इसलिए वो दिखाया नहीं, वो लिख भी दिया है कि वहाँ पे आप उसके लिए परेशान मत होइए। हेलो? हैं फुल फॉर्म सबके, बट फुल फॉर्म से इतना आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे सबका यहाँ पे देखिए, ये ग्लाइकोजन सिंथेज़ काइनेज है। PIP3 का मतलब होता है फॉस्फोइनॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। यहाँ का मतलब होता है डाइफॉस्फेट। ये सारे ऐसे फॉस्फोनॉल 3 के मतलब 3 काइनेज है। प्रोटीन काइनेज ये बी है, सबका फुल फॉर्म है, लेकिन उन फुल फॉर्म को आप लेकर के कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे देखिए SS2 जो डोमेन है उसका मैंने बताया, SRC होमोलॉगी 2 है। PIP2 का मतलब होता है फास्फोइनॉल डाइफॉस्फेट, PIP3 का मतलब होता है फास्फोइनॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट,
PI3 का मतलब होता है फॉस्फोनाइल 3 काइनेज, PKB का मतलब होता है प्रोटीन काइनेज बी, सबका फुल फॉर्म है। GS का मतलब होता है ग्लाइकोजन सिंथेज। और क्या बताएं? हेलो। अच्छा, ओके। बट आप उस पर स्ट्रेस मत दीजिए, वो आपको ऐसे फुल फॉर्म से कभी CSIR सवाल नहीं पूछता है। हाँ, ये आप याद रखिएगा कि ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ये जरूर पूछेगा। ये भी है, और एक दूसरा आपको बताया था डैग। ओके। टायरोसिन काइनेज पाथवे से ही रिलेटेड आपका जैक स्टैट पाथवे भी है, जो कि इन्वॉल्व होता है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी में। तो जैक स्टैट से लेकर के भी सवाल आपसे बनते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं पहले ये क्या चीज़ है और कैसे ये काम करता है। यहाँ पे EPO एक ग्रोथ फैक्टर है, जिसको आप इरेथ्रोपोइटिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके ब्लड सेल में एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या करता है, काम करता है। तो जैक स्टैट पाथवे को स्टडी करने के लिए इरेथ्रोपोइटिन प्रोटीन को क्या किया गया, स्टडी किया गया, उसी के थ्रू इस पाथवे को समझाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जो कोई पाथवे चल रहा हो और जिसका एग्जांपल आपको दिया जा रहा हो, उन दोनों का रिलेशन भैया बैठाते चलिएगा। GPCR के लिए आपने पढ़ लिया एपिनेफ्रिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का, और टायरोसिन काइनेज के लिए पढ़ लिया इंसुलिन का या ग्रोथ फैक्टर का। जैक स्टेट पाथवे के लिए आप पढ़ रहे हैं EPO का, इरेथ्रोपोएटिन का। सो यहाँ पे दिया जा रहा है डायरेक्टली कि व्हेन EPO बाइंड्स टू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जब आपका इरेथ्रोपोएटिन मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे पाए जाने वाले मेम्ब्रेन के सरफेस पाए जाने वाले रिसेप्टर से बाइंड करता है, द रिसेप्टर डाइमराइज, दोनों जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या बनते हैं, डाइमर हो जाते हैं। देखिए ये टर्म आ गया ना, अभी आपने क्वेश्चन में भी सॉल्व किया। एंड द डाइमर कैन बाइंड एंड एक्टिवेट द सॉल्युबल प्रोटीन काइनेज, जैक, जिसको आप बोलते हैं जैक जैक पाथवे। इसका फुल फॉर्म है जेनस काइनेज। तो जब आपका मॉलिक्यूल्स मींस EPO क्या करेगा, रिसेप्टर प्रोटीन से क्या करता है, बाइंड करता है, तो ये आपस में क्या होते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। अलग अलग जो रहते हैं वो जुड़ जाते हैं। डाइमराइज हो जाने के बाद क्या करता है, वो एक सॉल्युबल प्रोटीन है जिसका नाम है दैट इज जैक काइनेज मींस जैक प्रोटीन, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करेगा। द एक्टिवेटेड जैक phosphorylates several tyrosine residues in the cytoplasmic domain of the EPO receptors। ये जो आपका जैक प्रोटीन होता है, ये जो आपका रिसेप्टर्स है, इसका जो साइटोप्लाज्मिक आपका पार्ट है, इस पार्ट के टायरोसिन रेसिड्यूज को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करने का काम करेगा। कौन? जैक। जैक आपका एक्टिवेट हो रहा है जब आपका EPU पाथवे क्या कर रहा है, मतलब कि EPU जब बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से, तो रिसेप्टर क्या हो रहा है, आपका डाइमराइज हो रहा है। और डाइमराइज होने के बाद आपका जैक को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और जब जैक आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो वो जैक उसी रिसेप्टर प्रोटीन के साइटोप्लाज्मिक फेस वाले के टायरोसिन रेसिड्यूज क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। So a family of a transcription factor collectively called STATs, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी को मिला करके आपका बना क्या, दैट इज द जैक स्टैट पाथवे या जैक स्टैट सिग्नल। जैक क्या है, काइनेज है जिसका फुल फॉर्म है जेनस काइनेज। स्टैट क्या है, सिग्नल ट्रांसडिक्शंस एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, और ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो टारगेट ऑफ ए जैक। तो ये वाले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, दैट इज द जैक, जो कि एक काइनेज एक्टिविटी है। और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो आपकी जो डिजायरेबल प्रोटीन होगी या जीन होगी उसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे आप पाथवे को देख लीजिए, यहाँ पे इरेथ्रोपोइटिन है और ये इसके रिसेप्टर्स हैं, तो ये सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। जब ये यहाँ पे बाइंड करेगा तो इनका क्या होगा, ये डाइमराइज के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, ये डाइमराइजेशन हो जाएगा। तो इनका जो डाइमराइजेशन हो जाता है, तो आपका ये जो जैक जो काइनेज होता है वो क्या है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही आपका ये जैक एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देता है साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ EPO को, मतलब इसको क्या करेगा, पूरा यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर देगा। और जैसे ही आपका फॉस्फोराइलेट होगा तो स्टैट जो होते हैं उनके सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए SH प्रोटीन है, GRB2 से बाइंड किया, मैप काइनेज को या मैप काइनेज के कैसेट को एक्टिवेट किया, फिर मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा पाथवे आपको यहाँ पे दिखाया गया है SH2 डोमेन को। SH2 डोमेन के जब आपका यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ तो ये भी स्टेट को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। स्टेट पाथवे पूरा आकर के यहाँ पर न्यूक्लियस में इस DNA के फैक्टर को, मतलब जीन के एक्सप्रेशन क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो इरेथ्रोपोइटिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और आगे जो काम होता है वो आपका प्रोसेस चलता रहता है। तो इरेथ्रोपोइटिन प्रोटीन जो होती है वो एक तरीके से ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इरेथ्रोपोइटिन का जो सिग्नलिन है वो जैक स्टैट पाथवे के थ्रू चलता है। और जैक स्टैट आपका कैसे चलता है ये आपको यहाँ पे सिंपल फिगर के थ्रू समझाया गया।
कि इरेथ्रोपोइटीन जब आपका बाइंड करेगा तो पहला स्टेप होगा डाइमराइजेशन का। डाइमराइजेशन हो जाने के बाद यहाँ पे जैक जो कि काइनेज है वो एक्टिव होता है, और जैसे ही आपका ये जैक एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको फास्फोराइलेशन करेगा, और फास्फोराइलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या करता है, स्टैट के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और जब ये आपका एक्टिवेट होता है तो ये आकर के क्या करेगा, डीएनए पे बाइंड करके उनके जीन के एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जैक स्टैट पाथवे। सो समरी क्या कहती है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में, 3 पॉइंट में आपको यहाँ पर समराइज किया गया है, और ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही क्रूशियल होंगे जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा और जाना, उसके बारे में स्टेटमेंट ही है। नंबर पहला है, द इंसुलिन रिसेप्टर दैट इज INSR इज द प्रोटोटाइप ऑफ रिसेप्टर एंजाइम विद टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। INSR क्या है, आपका प्रोटोटाइप है, मीन्स उससे सिमिलरिटी शो करता है टायरोसिन काइनेज वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये इसका एक एग्जाम्पल भी है। व्हेन इंसुलिन बाइंड ईच अल्फा एंड बीटा यूनिट ऑफ INSR phosphorylated phosphorylated the beta subunit of its partner, activating the receptor's tyrosine kinase activity, and the kinase catalyzes the phosphorylation of tyrosine residues on the other protein such as the IRS। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि जैसे ही आपका इंसुलिन उसे क्या करता है, बाइंड करता है, वहाँ पे जो उसके बीटा डोमेन में काइनेज एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, और उसके एक्टिव हो जाने के बाद उसका जो टारगेट प्रोटीन होता है उसके टायरोसिन रेसिड्यूज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है बाय द फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे जो आपका टारगेट प्रोटीन है वो क्या है, दैट इज द IRS1। फॉस्फो टायरोसिन मतलब कि पी टायरोसिन रेसिड्यूज इन द IRS1 सर्व एज बाइंडिंग साइट फॉर प्रोटीन विद SS2 डोमेन्स। तो इसके लिए भी आपको मैंने पहले स्टार्टिंग बता दिया कि जैसे ही आपका RS क्या करेगा, फॉस्फोरेट हो जाएगा, ये SS2 डोमेन से बाइंड करेगा। SS2 डोमेन क्या है, दैट इज द SRC होमोलॉगी 2 है, जो कि उसके स्ट्रक्चर से क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन सच एज GRB2 हैव 2 और मोर प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन एंड कैन सर्व एज अ adapter that binding to the two protein into the proximity। GRB2 प्रोटीन बेसिकली आपका एक क्या है, चैनल मतलब एक प्रोटीन है जो कि काम करता है एज अडाप्टर का, दो प्रोटीन जो कि आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको लाने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। तो SS2 डोमेन क्या है, GRB डोमेन क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। SOS bound to the GRB2 catalyzes the GDP and GTP exchange, मीन्स एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म को बदलने का काम करता है। और RAS प्रोटीन जो कि एक G प्रोटीन है, which in turn activate the MAP cascade that end with the phosphorylation of a target protein in the cytosol। तो लास्ट में आपका जो रास प्रोटीन होगा वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देता है मैप काइनेज को, और मैप जो काइनेज होता है वो आपका फाइनली फॉस्फोराइलेशन करता है टारगेट प्रोटीन को इन द साइटोसॉल में। तो ये कुछ पॉइंट थे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को लेकर के जो कि आपको यहाँ पे बताए गए। सो नाउ द टर्न ऑफ अ क्वेश्चन सेशन। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, दैट इज़ द RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और दूसरा पढ़ा आप लोगों ने जैक स्टैट पाथवे। तो सेल सिग्नलिंग में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया। इससे पहले आप पढ़ करके आए हैं GPCR के बारे में। तो अभी जो क्वेश्चंस आपको आएंगे लगभग इन्हीं सारी चीज़ों से आएंगे, तो देखते हैं कि आप लोग क्या इसमें परफॉर्मेंस देते हैं और क्या आप लोगों का रहता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोनोमेरिक G प्रोटीन्स आर ट्रू एक्सेप्ट। सबको दिखाई दे रहा है? अरे भाई, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? इतना शांत हो जाते हैं आप लोग कि मैं समझ ही नहीं पाता। मनीषा चौधरी, हाँ हाँ समझ गया, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। बताइए जरा क्या हो रहा है। पूजा है, अवनीत है, आकांक्षा, वंदना, अमित, प्रियंका, मनीष, मनीषा। अच्छा, सिद्धार्थ नहीं है क्या अभी? अच्छा, क्या क्या करेक्ट लग रहा है? अच्छा, ओके। ओके, दे आर रेगुलेटेड बाय द GDP GTP एक्सचेंज प्रोटीन, ये तो करेक्ट है। दे आर रेगुलेटेड बाय GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये भी करेक्ट है। दे रेगुलेट द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स फ्यूजन्स, ये भी करेक्ट है। दे हेल्प इन कोटिंग ऑफ वेसिकल्स, ये गलत है, ये सही है।
वेसिकल फिजन का मतलब ये हुआ कि किसी प्रोटीन का जब आपके सेल्स में मतलब टारगेटिंग हो रही होगी होगी तो उस प्रोटीन को ऐसे वेसिकल्स में कोट किया जाता है, मतलब ऐसे वो भरे हुए रहते हैं, वो जा करके क्या करेगा, मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा, और मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये आपको बेसिकली पढ़ना था वहाँ पे गॉल्जी बॉडी में। जब आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था तो बताया था ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब गोल्जी बॉडी में प्रोटीन जाती है, मतलब मान लीजिए कि आपका ये न्यूक्लियस है और यहाँ आपका क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ से जब प्रोटीन बन करके जब यहाँ से जाती है, ये इनका क्या है, सिस फेस होता है और ये आपका क्या होता है, ट्रांस फेस होता है, राइट। तो जब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन यहाँ पे जाती है ना, तो ये इससे यहाँ जाने के लिए ऐसे प्रोटीन में वेसिकल्स में इंक्लोज होकर जाती है, यहाँ जाकर के फ्यूज हो जाती है। तो वही ये बता रहा, दे रेगुलेट द वेसिकल फ्यूजन्स। तो जीपीसीआर जो प्रोटीन होती है जिसके थ्रू जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो ये वाला ऑप्शन होता है। ये अनकोटिंग का काम नहीं करता है जीपीसीआर या जी प्रोटीन जो होती है, ये अनकोटिंग का काम, अनकोटिंग का मतलब वेसिकल्स को हटाना या वेसिकल्स को ब्रेक करना, ये काम इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। और पूछा क्या था, एक्सेप्ट, मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी तीन स्टेटमेंट आपके इसके बारे में सही है। तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज्ड सेलुलर लेवल ऑफ सीएएमपी। सीएएमपी का कौन सा लेवल है जो कि सही नहीं है? अच्छा, नॉट पूछा, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए साइक्लिक सीएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को करता है, ये क्लियर है। एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसजीन प्रोटीन, ये भी क्लियर है। इंक्रीज फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, कल ही तो पढ़ाया था अभी, मतलब सॉरी सैटरडे को, ये भी करता है। डिसोसिएशन ऑफ सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज टेट्रामर, ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी स्टेटमेंट ये तीनों के बारे में सही है, मतलब सीएमपी ये सारा काम कर सकता है। चलिए, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। इतना टाइम क्यों लगता है, मतलब जैसे पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर समझने में? अच्छा, ओके। ओके, और कोई? फटाफट सब लोग आंसर दिया करिए। अच्छा, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ एकदम बोल नहीं रहे, जरा मैं उनको नोटिफाई करना चाह रहा हूँ। प्रियंका अभी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रियंका नहीं दे रही हैं और वंदना भी नहीं दे रही हैं, शांत शांत से सब चल रहे हैं। लॉगिन होकर ही गायब हो गए हैं क्या ये लोग? अरे तेरी। अच्छा, कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ओके। तो देखिए यहाँ पे टायरोसिन काइनेज को लेकर के क्या स्टेटमेंट है, शुड बी ट्राइमराइज टू बी एक्टिव। क्या ये बात सही है?
क्या ये बात सही है? क्या टायरोसिन काइनेज में कहीं पे भी ट्राइमराइज का कॉन्सेप्ट आया? बताइए भाई। अच्छा, ऐसा है क्या? बट बट अच्छा, हाँ, मैं तो कब से बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि टायरोसिन काइनेज को लेकर के पहला स्टेटमेंट दिया गया है, शुड बी ट्राइमराइज टू बी एक्टिव। क्या ये वर्ड कहीं पे भी आपको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब पढ़ाया तो आया? तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। पहले क्लियर हो गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेटिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड। यस, ये बात सही है। हैव फॉस्फेट रिमूविंग एक्टिव साइट इन देयर साइटोसोलिक टेल्स। फॉस्फेट रिमूविंग नहीं है, फॉस्फेट एडिंग है, मतलब फॉस्फोराइलेशन वहाँ पे होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कैन बी ऑन्कोजेनिक, क्या खतरनाक हो सकता है? यस, हो सकता है। सो मतलब कि ऑप्शन नंबर पी एंड ऑप्शन नंबर एस जो है इसके लिए सही है। तो कौन सा भैया? पी क्यू आर, सॉरी सॉरी, ये पी नहीं, क्यू। हाँ, क्यू एंड एस, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही है। बताइए, अभी अभी पढ़ करके गए हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए, एस एस टू डोमेन, ये भी अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने। पूछ रहा है एस टू डोमेन्स आर प्रोटीन डोमेन्स दैट बाइंड फॉस्फोराइलेटेड या फॉस्फोटायरोसिन कंटेनिंग पेप्टाइड्स, या द डोमेन्स ऑन रिसेप्टर प्रोटीन काइनेज टायरोसिन काइनेज दैट कंटेन द फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन, या domains that mediate the dimerization of receptor protein tyrosine kinase, या the domains on receptor protein tyrosine kinase that process the kinase activity। एसएसटी डोमेन्स क्या है? देखिए, चारों सेंटेंस बड़े ही रिलेटेड दिए गए हैं। हम्म। अरे भाई, एसएस टू प्रोटीन के लिए अभी पीछे जस्ट मैंने बताया कि ये क्या करता है। होमोलॉगी के साथ साथ में ये भी बताया था कि जब मतलब आपका वो IRS1 एक्टिव हो रहा है तो जाकर के उसको एक्टिवेट करता है, और उसके पास मतलब क्या है, ये वाला स्लाइड आप देखिए जहाँ पे मैं ये बता रहा था कि किसके पास कौन कौन सा फॉस्फोराइलेशन में होने वाली एक्टिविटी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताया था। ये देखिए, यहाँ पे बताया था ना कि थायरोसिन, सेरिन और थ्रियोनिन, ये सब सारे जो रेसिड्यूज हैं वो बाइंड करते हैं। तो एस टू डोमिन्स यहाँ पे ये इसको लेकर के बताया था। पूरा लिखा था, पता नहीं कहाँ गया सब। ओके। सो एस टू डोमेन्स को लेकर के स्टेटमेंट जो आपके सही हैं वो क्या है? प्रोटीन्स डोमेन्स दैट बाइंड फॉस्फोटायरोसिन कंटेनिंग पेप्टाइड्स, मतलब कि वो वाले प्रोटीन से वो बाइंड करेगा जो प्रोटीन्स का टायरोसिन रेसिड्यूज क्या होगा? फॉस्फोराइलेटेड होगा। जब ऐसा ये होगा, एक्टिव होगा, तब जा करके इससे एस टू डोमेन क्या करेगा? बाइंड करेगा। यही आप लोगों को बता रहा था कि बेसिकली एस टू, ये फिगर बनाया था ना कि GRB2 का ये क्या है? पार्ट है। तो यहाँ पे एस टू दिखाया था, और ये एस टू प्रोटीन्स का जो डोमेन होगा वो बेसिकली जो IRS1 था, IRS1 का जो फॉस्फेट पार्ट था, ये से क्या किया था? बाइंड किया था। यही बताया था ना फिगर बना करके। तो एस टू प्रोटीन क्या है? एक GRB2 के फैमिली का प्रोटीन है, जो कि सिर्फ ऐसे प्रोटीन से बाइंड कर सक मतलब करता है, डोमेन से बाइंड करता है जिन प्रोटीन का जो टायरोसिन रेसिड्यूज है वो क्या हो? फॉस्फोराइलेटेड हो। अभी ये टायरोसिन काइनेज में आप पढ़ कर के आए हैं कि वहाँ पे फॉस्फोटायरोसिन मीन्स फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है उस टारगेट प्रोटीन का, जिसमें कि IRS1 आपका यहाँ पे टारगेट प्रोटीन था। इसका जब फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है तो ये जाकर क्या करता है? एस टू डोमेन से क्या करेगा? बाइंड करेगा। और ये डोमेन किसका है? GRB2 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए सही है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला सवाल आप बताइए। ये तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था आप लोगों को, देखें क्या हिसाब किताब है इसमें।
क्या है? हेलो? हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है, क्या है? अच्छा। ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कॉलरा जो टॉक्सिन्स है मॉडिफाई द जीएस अल्फा सब यूनिट विच इज अनेबल टू हाइड्रोलाइज बाउंड जीटीपी रिजल्टिंग इन द डिक्रीज सीएमपी लेवल। यही होता है। हाँ। अरे भाई, तो भैया मेरे वहाँ सीएमपी का लेवल घटता है कि बढ़ता है? अरे पगलू, सीएमपी का लेवल जब बढ़ेगा, बढ़ेगा तभी वो पी के ए को क्या करेगा, एक्टिवेट मतलब कंटिन्यू बढ़ाएगा। और जब पी के ए कंटिन्यू बढ़ेगा तभी जाकर फास्फोराइलेशन होगा। दोनों का स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ यहीं पे देखिए, यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज। ये वाले लाइन में, ये वाला लाइन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसका इसका फर्क है। ये डिक्रीज लिखा है, ये इंक्रीज लिखा है। और आपने पढ़ा था जीपीसीआर में कि जब आपका वो एडिनाइलेट साइक्लेज जब आपका एक्टिव होता है जीपीसीआर के प्रोटीन से बाइंड करने के बाद, तो एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट किस में करता है, साइक्लिक एएमपी में। और साइक्लिक एएमपी जो होगा वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। और प्रोटीन काइनेज ए ढेर सारे प्रोसेस को फॉस्फोरेट करेगा। पढ़ा था ना? कैसे गलती कर देते हो? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सी टी एक्स मीन्स कॉलर टॉक्सिन्स मॉडिफाई द जल जी एस अल्फा सब यूनिट विच इज अनेबल टू हाइड्रोलाइज बाउंड जी टू पी रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड सी एम पी। और यहाँ पे लिखा है डिक्रीज्ड। बाकी स्टेटमेंट दोनों सही है। तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा ना। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअसली होने के लिए देखिए, जब जीपीसीआर में आपका एड्रेनलिन बाइंड किया था जीपीसीआर रिसेप्टर से, तो वहां पर आपका जीएस अल्फा डिसोसिएट हुआ, जो कि आपका जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके एक्टिव हुआ। और जैसे ही वो एक्टिव हुआ तो वहां पे एडिनाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम था वो एक्टिव हुआ। और एडिनाइलेट साइक्लेज ने क्या किया कि सेल्स में प्रेजेंट एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया। और साइक्लिक एएमपी ने क्या किया था, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव किया था। तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाने के लिए बढ़ा था वहां पे ना भैया। सब मज़ा खराब कर दे रहे हैं आप लोग। हम सोचते हैं कि चलो एकदम सेल साइकिल में आप लोग एकदम क्या कहते हैं उसको, मास्टर हो जाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट भी नहीं ठीक से बन पा रहे हैं। गलत बात है ये। अभी सैटरडे की क्लास में पढ़ाया, मंडे की क्लास में टेस्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, गलत हो जा रहा है। मतलब एकदम जरा सा भी रिवीजन हो नहीं रहा आप लोगों का, खाली बस हमको आप लोग ऐसे हवा देते रहते हैं, आंसर हो रहा है, आंसर हो रहा है। हाँ, अब तो बोलोगे ही ना, पता है। इतना गला फाड़ फाड़ भर के एकदम चिल्ला चिल्ला करके समझाया था कि कॉलर टॉक्सिन्स और प्रोटोसिस कैसे करता है, किसको बाइंड करता है, क्या होता है। और उसी से सब। भाई आप मुझे ये बताइए, चाहे अमित हो, चाहे वंदना हो, चाहे उनीत हो, चाहे आकांक्षा हो, चाहे पूजा हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे मनीषा, कोई भी हो, कोई टॉपिक को अगर मैंने आपको पढ़ाया और उस टॉपिक के आपके को लेकर के आपके मन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा अगर आप वो नहीं कर पाए, तो मेरे पढ़ाने और आपके समझने का क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा? आंसर करिए आप लोग। आपकी समझ बड़ी अच्छी है, मेरा समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। बावजूद उसके अगर सवाल आपका नहीं बनेगा तो मेरा समझाना और आपका समझना सब बेकार है ना भैया। और इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, और वो ये है कि आप लोग ज़रा सा भी अपने चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करने के नाम पे आप लोग एकदम जीरो हैं। पढ़ने का टाइम आपको मिलता नहीं है या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो। सिर्फ यही जो क्लास होती है उसी क्लास को लेकर के आप लोग बस लगे रहते हैं। बाकी आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं चलता है, दिखता है साफ साफ। टेस्ट के नाम पर आप लोग पीछे हो गए, पेपर सॉल्व कराया वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। और कुछ कुछ क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों का ये हो जाता है। ऐसे काम नहीं चलता है। अरे आपके पास काम है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट काम है, इसके लिए आप रात के 11 बजे जग रहे हैं। हम अपना एनर्जी पूरा खर्च कर रहे हैं, तो भैया उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए ना।
आउटपुट मेरे मेहनत करने से नहीं निकलेगा, हमें जो निकालना था मैंने निकाल लिया। मेहनत आपको करना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मेरे कितना भी मेहनत आप लोग नहीं कर पाते हैं। कहाँ तो होना ये चाहिए कि आप सबके पास 10 लोग आप लोग जुड़ते हैं, इतना आपके पास समस्या होनी चाहिए कि मेरा दिमाग सिर्फ समस्या को सॉल्व करने में होना चाहिए। उल्टा होता है यहाँ पे ये है कि मैं पूछता हूँ, आप लोग नहीं बता पाते। गलत बात है ये। इतना भी अगर आप फॉर ग्रांटेड लेकर चलेंगे कोई चीज़ को, तो फिर कैसे हो पाएगा। बात सिर्फ एक सवाल की नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक सवाल के लिए सर इतना बोल रहे हैं। बात सिर्फ एक सवाल की नहीं है। बात इस चीज़ की है कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए पूरी 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से एटलीस्ट मैं 70% की उम्मीद रखता हूँ। अगर आप सिर्फ ऐसे क्लास का फोरम करेंगे कि चलो अच्छा क्लास हुआ 2 घंटे का, देख के आराम से मजा लेंगे, फिर क्लास का टाइम आएगा फिर क्लास लेंगे, भैया तो फिर ऐसे करने के लिए हम रात में इतनी एनर्जी अपनी खर्च नहीं कर रही है। टाइम मेरे लिए बहुत प्रीसियस होता है। सो प्लीज़, आप लोग अपने साथ में इंजस्टिस मत कीजिए और मेरे साथ में मत करिए। यही रिजल्ट देने के लिए मैं इतनी दिन रात मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तकलीफ होती है जब आदमी एकदम शिद्दत से आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, एक एक छोटी छोटी चीज़ को, मतलब आप लोगों को बेसिक्स जीरो से लेकर के आपको वहाँ तक ले जाने का पूरा काम करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को इतनी लीनियंसी दिखेगी तो फिर बताइए। 6-7 क्वेश्चन मैंने कराया, एक ढंग के किसी एक क्वेश्चन में सब लोगों का इनपुट नहीं आया। क्या पढ़ाई हो रही है भाई? या तो फिर भैया मैं सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। रिवीजन देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ, बोलने वाले एज में आप लोग नहीं है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो कि मेरे ही एज के होंगे, तो उनको मैं कभी स्टूडेंट नहीं बोलता आप लोगों को। आप लोग सब लोग मेच्योर हैं, और आपको भी पता है कि जिस स्टेज में, जिस एज में आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आए हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भैया। इतना आसानी से नहीं होता है कोई चीज़। आपको नहीं मालूम कि आपसे 10 साल छोटे वाले बच्चे आपके साथ में सीएसआईआर के एग्ज़ाम में बैठेंगे, और डेफ़िनेटली मैं लिख के देता हूँ कि उनकी एनर्जी को आप मैचअप नहीं करा पाएँगे। आपकी एज 33 प्लस हो चुकी है, और वो बच्चे जो अभी एग्ज़ाम देने आएँगे वो 23 प्लस में होंगे। 10 साल का गैप होगा। तो आपको उनकी एनर्जी को मैचअप करने के लिए उनसे 10 टाइम मोर मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ उल्टा हो रहा है। सब सैचुरेट हो गए हैं एकदम से, सबको अपना-अपना काम में बिज़ीनेस दिखाई देता है। काम आपका जो है उसमें आप बिज़ी रहिए, ठीक है, लेकिन ये भी आपके करियर की बात है ना। या तो भाई फिर यही मैं समझ लूँ कि आप लोग सिंसियर नहीं, फिर मैं भी लीनियंसी दिखाना शुरू करूँ। मन करे तो क्लास लूँ, ना मन करे तो ना लूँ, सुपरफिशियली पढ़ा के चला जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? फिर मैं क्यों इतना अपना प्रीशियस टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को? इस स्टेज पर आकर के समझाना मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब इस अगर कहते हैं ना कि अगर एक एमएससी पास आउट स्टूडेंट को अगर समझाने की ज़रूरत पड़ जाए, दैट मीन्स वो सचमुच में एमएससी किया नहीं है। और आप लोग तो यार एमएससी करने के बाद कितने साल एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने घर का संभालने वाला कैंडिडेट है। इतने इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी है आप लोगों में, फिर भी आप लोग अगर उस चीज़ को लेकर के अगर इतना लीनियंसी दिखाएंगे तो फिर ये मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और नहीं, फिर मैं लीनियंट हो जाऊँगा तो फिर नुकसान सबका होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ को लेकर के इतना सीरियस हूँ कि मैं मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ करने के लिए मैं कितनी एफ़र्ट लगाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये बच्चे मुझसे अगर जुड़े हुए हैं, तो इनका मतलब उस लेवल तक जाना चाहिए लेवल। लेकिन आप लोग वही पार्सली लॉगिन करके कहीं और बिज़ी रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, तो कहाँ से हो पाएगा फिर? मेरे को पेपर सॉल्व करने से क्या होता है? मुझे एग्ज़ाम में थोड़ी ना अपीयर होना, मुझे होना था मैं हो लिया। मुझे जो क्वालीफ़ाई करना था मैं कर लिया, टर्न आपका है। बोलता हूँ इसलिए कि तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और अफ़सोस इस बात का होता है कि आप लोग भी उसी पर्पज़ से जुड़े हैं, उसके बावजूद भी आप लोग इतना लापरवाही करते रहते हैं, पता नहीं क्यों? या तो भाई फिर आप लोगों को ये लगता है कि हाँ, सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल हैं, बहुत लोग ऐसे मिल जाएँगे पढ़ाने वाले, और बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऐसे, तो वीडियोज़ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते फिरिए फिर ऐसे वीडियोज़ आप, क्या कर सकता है कोई? चलिए, जो टॉपिक था आज का ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल के क्लास में आप लोगों को सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ाएँगे। ये सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस जो था, आपने इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के बारे में पूरा पढ़ लिया।
जो भी इसका मैकेनिज़्म था। तो कल की जो क्लास होगी वो टोटली आपकी सेल साइकिल में होगी और सेल रेगुलेशंस को लेकर, मेनली सेल रेगुलेशन का होगा और सेल साइकिल का। बाकी उसके बाद जो सेकंड हाफ रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन से सवाल आपके कम आते हैं, सेल के रेगुलेशन से ज़्यादा आता है और उसका रिलेशन आपका पूरा का पूरा कैंसर से है। तो कैंसर बायोलॉजी भी उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब पेपर ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिया, इसका टॉपिक भी खत्म हो गया। तो आप लोग भी रेस्ट कीजिए और थोड़ा सा प्लीज़ पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, बोलने का कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को इस एज में कोई कोई बात बोलूँ, मुझे बोलना खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गलत चीज़ें थोड़ी बर्दाश्त नहीं होती। और सच्चाई यही है कि मैं इसको लेकर के ना बहुत ऑनेस्टली से काम करता हूँ। अगर इतनी मेहनत मैं कहीं और भी अगर करूँ ना तो उसका मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आपके उस ट्रस्ट को बनाए रखना और आपको वो चीज़ देना जो कि आपको चाहिए। तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी बहुत कुछ उम्मीदें आप लोगों से रहती हैं और तकलीफ़ होती है जब आप लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं तो। बाकी और किसी को कुछ बोलने का मेरा वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों से कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट क्या कर सकते हैं, वो टीचर का पेन शायद आप में से जो टीचिंग कर रहा होगा समझेगा कि उसे अपने स्टूडेंट से कितना लगाव रहता है और क्यों इतना चीज़ों को बोलता रहता है। एनीवे, आप लोग थोड़ा सा अपने चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। और अगर ऐसे ही चीज़ों को चलती रही ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर वही है कि पढ़ाने को तो मैं बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, आपके पास चीज़ें चली भी जाएंगी, लेकिन आप उसे एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली तो एग्ज़ाम में आपको बैठना है ना, मुझे थोड़ी बैठना है। मैं कहाँ तक साथ रहूँगा, मैं तो यहीं हूँ। यहाँ जो आपकी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता हूँ, लेकिन समझना और करना तो आपको है ना। तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें से कोई कर रहा है प्रैक्टिस। दिखता है ना ऐसे। खाली क्लास अटेंड कर देने से कुछ नहीं होगा। कोई भी हो, कितना भी आप एक्सपर्ट हो, लेकिन सिर्फ क्लास अगर आप करेंगे तो नहीं कुछ हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोगों का टाइम कहाँ जाता है, किस में इतना इन्वॉल्व रहते हैं और क्या रहता है जिससे आपको टाइम नहीं मिलता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसी हेक्टिक शेड्यूल से गुजरता हूँ। मेरे लिए भी मेरा भी टाइम ना एक एक मिनट का बहुत डिवाइड रहता है, फ्री नहीं रहता है। आपको सिर्फ अपना पढ़ना होता है तब भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर आप कोई भी कैंडिडेट अगर मैनेज करना चाहे ना तो अच्छे से मैनेज कर सकता है। ना मैनेज करना या उसकी तरफ ध्यान ना जाना सिर्फ यही दिखाता है कि आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, या आप उसे ऐसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकले तो ये क्लास बंद हो जाएगी, बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नुकसान सिर्फ आप करेंगे। हाँ, तकलीफ मुझे होगी, उस बात का अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि मुझे थोड़ी आप लोगों से ज़्यादा रहती है उम्मीदें कि चलो अच्छा, इतने अच्छे से इन सबको पढ़ाता रहता हूँ तो थोड़ा अच्छा काम करेंगे। वैसा नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है और कुछ नहीं। चलिए, बाकी क्लासेस कल होंगी, ठीक है। ओके। ओके, गुड नाइट टू ऑल।